नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पार्ट 6वां, चोरी और प्रायश्चित। महात्मा गांधी जी जिस प्रकार गलत दोस्ती की संगति में पड़कर मांस भक्षण का सेवन शुरू कर दिया था, अपने माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर दिया था और दूसरी भी बुराइयां उनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। इसके बाद चोरी और प्रायश्चित उनके अपने शब्दों में महासार के समय के और उसके पहले के अपने कुछ दूषण का वर्णन करना अविशेष है। वे या तो विवाह के पहले के हैं या कुछ ही बाद के। अपने एक रिश्तेदार की सोबत में मुझे सिगरेट पीने का शौक़ हुआ। पैसे तो हमारे पास थे नहीं। सिगरेट पीने के किसी लाभ या उसकी गंध के मज़े से हम दोनों में से कोई भी परिचित नहीं था, पर धुआं उड़ाने में ही कुछ मज़ा आता था। मेरे चाचा जी को सिगरेट की लत थी और उन्हें और औरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी फूंक लेने का शौक़ हुआ। पैसे पास न होने के कारण हमने चाचा जी की सिगरेटों के फेंके झूठे हिस्सों का चुराना आरंभ किया, परंतु ये टुकड़े कुछ हमेशा नहीं मिल पाते थे और उसमें से ज़्यादा धुआं भी नहीं निकल सकता था। इसलिए नौकरों की जेबों में पड़े 2-4 पैसों में से एक हाथ हम बीच बीच में चुराने लगे और उससे सिगरेट पीने लगे। पर छिपाकर रहने की समस्या सामने आई। इतना ख्याल था कि बड़े बूढ़ों के सामने सिगरेट पीना संभव नहीं है। जो 2-4 पाई पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी दौरान सुना कि एक पौधा जिसका नाम भूल गया होता है, जिसका डंठल सिगरेट की तरह जलता है और वह पिया जा सकता है। हमने उससे लाकर धुआं उड़ाना आरंभ किया, लेकिन हमें संतोष न हुआ। अपने पराधीनता हमें खलने लगी। यह बड़ा कष्टदायक जान पड़ता कि बड़ों की आज्ञा के बिना कुछ भी न हो सके। हम बहुत परेशान हो गए और अंत में आत्महत्या करने का निश्चय किया। परंतु आत्महत्या कैसे करें, जहर कहाँ से लाए? हमने सुना कि धतूरे के बीज से मृत्यु होती है। जंगल में घूम फिर कर बीज लाए। खाने का समय शाम को रखा। केदारजी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए, फिर एकांत में चले गए, पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। तत्काल मृत्यु न हो तो मरने से लाभ क्या होगा? पराधीनता में ही क्यों न पड़े रहे? ये विचार मन में आने लगे। फिर भी 2-4 बीज खा ही डाले, पर ज़्यादा खाने की हिम्मत न हुई। दोनों मौत से डर गए। निश्चय किया कि चलकर राम जी के मंदिर में दर्शन करें और शांति से बैठे एवं आत्महत्या की बात मन से भुला दे। तब मैंने समझ लिया कि आत्महत्या का विचार करना आसान है, पर आत्महत्या करना नहीं। इससे जब कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तब मुझ पर बहुत कम असर होता है, या यह भी कह सकता हूँ कि कतई नहीं होता। आत्महत्या के निश्चय का एक परिणाम यह हुआ कि हमारी झूठी सिगरेट पीने की, नौकरों से पैसा चुराने की और उससे सिगरेट खरीद कर पीने की आदत ही जाती रही। बड़ा होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा तक नहीं हुई और मैं हमेशा इस आदत को जंगली, हानिकारक और गंदी मानता आया हूँ। अब तक मैं यह समझ ही नहीं पाया कि सिगरेट बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ दुनिया में क्यों है। रेल के जिस डिब्बे में बिगड़ी सिगरेट का धुआं उड़ता है, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धुएं में मेरा दम घुटने लगता है। सिगरेट के टुकड़े और उसके लिए नौकरों के पैसे चुराने के अपराध के सिवाय चोरी का एक और जो अपराध मुझसे बन पड़ा, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। सिगरेट के अपराध के दिनों में तो मेरी उम्र 12-13 वर्ष की होगी, शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरी के समय 15 वर्ष की रही होगी। ये चोरी थी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े से सोना चुराने की। उन्होंने 25 रुपये के लगभग कर्ज लिया था। हम दोनों भाई से चुकाने के चक्कर में थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का एक ठोस कड़ा था। उसमें से तोला भर काट लेना मुश्किल न था। बड़ा कड़ा और कर्ज पड़ गया, पर मेरे लिए बात असह्य हो गई। आगे चोरी न करने का मैंने निश्चय किया। यह भी सोचा कि पिताजी के सामने इसे स्वीकारना चाहिए, पर जबान खुलनी कठिन थी। ये डर तो नहीं था कि पिताजी मुझे पीटेंगे, क्योंकि याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम भाइयों में से किसी को कभी पीटा हो, पर यह डर जरूर था कि वह खुद बड़े होंगे और शायद अपना सिर भी ढूंढ डाले।
पर सोचा कि यह खतरा उठाकर भी अपना दोष स्वीकार करना ही उचित है। ऐसा लगा कि इसके बिना शुद्धि नहीं होगी। अंत में मैंने पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगने का निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथ से उन्हें दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार किया था और दंड मांगा था। विनय की थी कि मेरे अपराध के लिए अपने को कष्ट में न डाले और प्रतिज्ञा की थी कि आगे ऐसा अपराध फिर न करूँगा। मैंने कांपते हाथों से यह पत्र पिताजी के हाथ में दिया। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। इन दिनों उन्हें भगंदर रोग उभरा हुआ था, अतः वह बिस्तर में ही पड़े रहते थे। खाट के बदले तख्त काम में लाते थे। उन्होंने पत्र पढ़ा था। आंखों से मोती की बूंदें टपकी। पत्र भीग गया। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें मूंदी और पत्र फाड़ डाला और पत्र पढ़ने को बैठे हुए थे सो फिर लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी की पीड़ा का मैंने अनुभव किया। यदि मैं चितेरा होता तो आज भी वह चित्र हूबहू खींच कर रख लेता। मेरी आंखों के सामने आज भी वह दृश्य नाच रहा है जब मुक्ता बिंदुओं की प्रेम बाण ने मुझे बीच दिया। मैं शुद्ध हो गया और इस प्रेम को तो वही जान सकता है जिसे उसका अनुभव हुआ हो। राम बाण लाग्यो रे होए ते जाने। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मुझे इसमें पितृ प्रेम ही अनुभव हुआ था, लेकिन मैं इसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण करने पर उससे कौन अछूता रह सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति का अनुमान करना चाहिए। ऐसी शांति पिताजी के स्वभाव के प्रतिकूल थी। मैंने सोचा था कि वह गुस्सा होंगे, फटकारेंगे, शायद अपना सिर भी धुन लें, पर उन्होंने तो असीम शांति का परिचय दिया। मैं समझता हूँ कि वह दोष की शुद्धि हृदय से की गई स्वीकृति का परिणाम था। जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदय से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वो मानो शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस इकरार से पिताजी मेरे संबंध में निर्भय हो गए और उनका प्रेम मेरे प्रति और भी बढ़ गया। आज हमने महात्मा गांधी जी के प्रायश्चित का पाठ सुना है। आगे हम उनके धर्म की झलक देखेंगे। नमस्कार।